करते हैं किसी भी चीज को हम करते हैं, नॉर्मल जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपके सामने डिडक्टिव रीजनिंग का चार्ट के हिसाब से दे रखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी जो भी होगी जनरल, ठीक है, उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस को देखेंगे कहाँ पर वो चीज अप्लाई करेंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करा जाएगा, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया जाएगा और अब देखेंगे अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो हम इसको तो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से, ये उसके क्या है कि फ्लो चार्ट है, मैं कह सकते हो उसका मैनर है कि किस हिसाब से हम उस टाइप से करते हैं। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, जो पहली थ्योरी बन चुकी, अगर हमें किसी पर्सन की लैंग्वेज पता करनी है तो हमें क्या पहले पता होना चाहिए कि वो किस लैंग्वेज, पता चला कोई भी आके आपके सामने भाषा बोला आप तो बोल नहीं पाओगे, आप ये कह दोगे मेरी भाषा तो है नहीं, अब दूसरी की भाषा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो चाइनीज बोल रहा है कि मराठी बोल रहा है कि गुजराती बोल रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको वो थ्योरी पता होनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग थ्योरी से लिखा हुआ है पूर्व, जो पूर्व में थ्योरी होगी या पूर्व में जो व्याख्या होगी उसी से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। इसीलिए देखिए अपने इंडियन लॉजिक में भी यही बात आता है कि जिसको हम जानते हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होगा नाम, और जिसका नाम है उसको हम जानेंगे जरूर, ठीक है। तो लिखा है जैसे एग्जांपल में, ऑल बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड्स ऑन द वाटर टू एग्जिस्ट। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी आपके जो जीवाश्म है वो किस पे डिपेंड करते हैं, पानी पर डिपेंड करते हैं रहने, ठीक है। फिर अगला लाइन कह रहा है ऑल लैंड मैमल्स डिपेंड ऑन वाटर। तो जितने भी लैंड मैमल्स हैं जो जमीन पर रहने वाले स्तनधारी है वो भी पानी पर एग्जिस्ट करते, क्योंकि वो भी एक बायोलॉजिकल लाइफ है। अब उन्होंने स्टडी क्या किया, कलेक्ट डाटा किया, देखा कि जितने भी मैमल्स हैं वो क्या स्पीसीज हैं अगर वो वाटर पे डिपेंड करते हैं, और फिर डेटा को एनालाइज करने पे क्या पता चला कि ऑल लैंड मैमल स्पीसीज डिपेंड ऑन वाटर। सही हो गया। और इस तरीके से क्या हो गया, उसको हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते, हमारी जो पहले की थ्योरी थी उसी के बेसिस पे हमारी उसको हो गई। तो ये हमारी, इसको हमें पता करना और हमने उसको पूछा कि हाँ जितने भी मैमल्स हैं उनको पानी की जरूरत है अपने जीवन को चलन। डिडक्टिव रीजनिंग में सिंपल एक नॉर्मल स्टेप से मिलते क्वेश्चन, यदि आगे फिर मिलेगा ये मैथ के बेसिस पे, इसमें कुछ इसके रिलेटेड नहीं, 5 क्वेश्चन आपके नॉर्मली सॉल्व करने पाएंगे, बट इसमें दे रखा था तो बता आगे चल के ये आपको लॉजिकल रीजनिंग फिर से टॉपिक करने पर। इसी का जस्ट अपोजिट है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इसी का जस्ट कह सकते हो जस्ट विलोम शब्द के बेसिस पे इसका एंटोनिम्स के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, टू वैलिडेट द ऑब्जर्वेशन इंडक्टिव रीजनिंग एम्प्लॉयज थ्योरीज ऑन assumption। अब हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर को देखकर थ्योरी बताते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल, मतलब एक स्पेसिफाई से इस सामान्य की तरफ जाना शुरू करते हैं और उस हिसाब से यहाँ पर इंडक्टिव मतलब जस्ट उसका अपोजिट चल रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिर मैंने कहा कि मैं एक इंसान हूँ और मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि सारे इंसानों को गुस्सा बहुत होता है। तो ये कंक्लूजन बताइए क्या ट्रू है कि गलत? बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? तो ऑब्वियसली फॉल्स है, क्योंकि आप अपने से कभी भी जनरल को कंसीडर नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक देखते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, पर्सनल चीजों को देखते हैं, फिर वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर पैटर्न को सीधे जाकर जोड़ देते हैं सामान्य। तो ये कई बार हो सकता है आपका, ये ट्रू भी हो सकता है, लेकिन फॉल्स भी हो सकता है। जैसे कह रहा है कि चीप मेडिकेशंस ए एंड बी, कोई एक दवाई है, मतलब एक कह सकते हो इलाज है, सस्ता इलाज, ए और बी बोथ कॉज अ मेजर साइड, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और ऑल अदर चीप मेडिकेशन कॉज अ मेजर साइड। सबने देखा कि जितने भी सस्ते इलाज होते हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो इससे क्या पता चल गया कि जितने भी चीप मेडिकेशन होते हैं उनके मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये निकाला। लेकिन ऐसा नहीं, कहीं पर सस्ता इलाज जैसे सरकारी स्कूलों सरकारी अस्पतालों में होता है, कहीं पर जहाँ पे सरकार अपने सब्सिडी लगाती है या कुछ सस्ता करती है, तो वो क्या अच्छा नहीं हो। कोविड की वैक्सीन सबने लगाई,
क्या हुआ, दी नहीं लग गई, उसके बाद कुछ पैसे जो लगे बाद की बात। तो ये कंफ्यूजन मे भी हो सकता है और मे बी लॉन्ग। इसमें आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर से, ठीक है, कह सकते हो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ बढ़, और डिडक्टिव रीजनिंग जनरल से पर्टिकुलर। अब जैसे मान के चलिए कोई दो आपको कॉर्नर मिले, दो कॉर्नर आपको मिले और उनका जो बिहेवियर था बहुत गंदा था, तो आपने क्या कंक्लूड कर दिया, जितने भी कॉर्नर होते हैं उनका बिहेवियर क्या हो जाता है, खराब होता है, क्योंकि आपने दो के बेसिस पे पूरे लोगों को क्या कर दिया, जज कर। इसीलिए इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग किसी एक चीज को देखकर या स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को देखकर जनरल कंक्लूजन, सामान्य पूरा निर्णय निकाल देते, सामान्य निष्कर्ष निकाल देते और जो इसीलिए इसको हम लोग उसका जस्ट। अच्छा, पहले वाला क्या होता है, ट्रू होता है जनरली, क्या मोस्टली ट्रू होता है क्योंकि वो एक थ्योरी को फॉलो करते हुए आता है। अब वो थ्योरी अगर अप्लाई कर गई, ठीक है, मतलब बेसिकली मोस्टली उसको 100% नहीं कह सकते, बट ट्रू ही कंसीडर किया, बट इसमें आपका मे बी चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजों के बारे में आपको यहाँ पे कंपेयर दे रहे हैं। पहले क्या रखा है कि डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग जिसपे स्पेसिफिक से आप जनरल की तरफ गए, सीधे आपने क्या किया, अपने पर्टिकुलर को देखा, अदल बदल को देखा और उससे सीधे पूरे जनरल को क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम पहले जनरल थ्योरी को देखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और अगर अप्लाई बेसिस पे या तो वो फॉलो करे, अगर वो चीजों को फॉलो कर रहा है तो सही है, अदरवाइज नहीं कर रहा है, तो ये जनरली केसेस में होता है। तो ये दो आपके रीजनिंग के पार्ट होते हैं जो बेसिकली, इसके अलावा एक रीजनिंग और आती है जिसको हम लोग कहते हैं एब्डक्टिव रीजनिंग, ठीक है। एब्डक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, इस नाम से हम लोग तीन रीजनिंग को जानते हैं। अच्छा, एक इसमें एक्स्ट्रा पार्ट में भी और आती है जिसका नाम है एनालॉजिकल। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, ये तो किसी चीज को अगर आपको कंपेयर करके बताना होता है तब हम एनालॉजिकल रीजनिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जनरली तुलना करते हैं या कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कैसे कंपेयर करते हैं, नॉर्मली आपने देखा कि राम सांस ले रहा है और सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, आपने कहा, और राम क्या एक इंसान है, आपने तुरंत कंपेयर किया, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी क्या करना है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इसमें हम क्या करते हैं, इस दो ऑब्जेक्ट की कंपेयर करके, उसकी किसकी कंपेयर करके, उसकी सिमिलैरिटीज को, ठीक है, उसकी कंपेयर करके उसमें हम क्या करते हैं, उसको फाइंड करते हैं। इसमें पैटर्न्स होते हैं। एनालॉजिकल में जैसे मैथ के पैटर्न्स आते हैं, जैसे मैं कहूँ 9 जो है, नॉर्मली में लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि 9 का रिलेशन 81 है, 10 का रिलेशन 100 है, तो 11 का रिलेशन क्या होगा, आपको क्या करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना और हिसाब से आंसर देना है। तो आपने देखा यहाँ पर सारा स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है, वर्ग चल रहा है, ठीक है, सारा वर्ग चल रहा है, तो यहाँ पर 11 का क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा और 121। तो इसमें लिखा है एनालॉजिकल रीजनिंग एक नॉर्मल रीजनिंग का पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन द टू और मोर ऑब्जेक्ट, और उस सिमिलरिटी के बेसिस पे उसको पहचान, है ना। अभी जैसे फैक्ट्रीज में मोबाइल के कवर बन के आते हैं, अब अगर कोई भी कवर एक डिफेक्टिव आया तो मैंने कैसे पहचाना, हम लोग कैसे पहचानते कि वो कवर डिफेक्टिव, तो उसको मैच करते हैं दूसरे वाले से, भैया ये बैटरी का क्यों, ये सही है कि नहीं, इसमें ये पार्ट मिसिंग है, तो वो एनालॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे तो पैटर्न को देखते हैं, उसके बाद उसके कनेक्शन बनाते हैं, उसको देखते हैं, अगर वो फॉलो कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम लोग कह देते हैं कि ये गलत। सॉरी सर, एक बार एग्जांपल को और ढंग से समझाइए 9:8 वाले का। हाँ, इसमें पहले देख लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना करने के लिए अब जैसे मैं कोई भी लिखता हूँ, 9 वाला बताया, मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। अब जैसे मान के चलिए मैं 4 को 17 लिख लूँ,
अपने हिसाब से बता के 8 को मैं 65 लिख रहा हूँ, 9 को मैं 82 लिख रहा हूँ, तो बताइए 10 का क्या होगा? अब आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। अब पैटर्न तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप देखोगे उसको। अब आपने देखा कि 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग होता है, वो होता है 16, लेकिन यहाँ 16 तो आ नहीं रहा, 17 आ रहा है, इसका मतलब एक ज्यादा है। नीचे वाले में यही पैटर्न आपने फॉलो करा। 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पर भी आपने देखा एक ज्यादा है, तो आपके दिमाग में तुरंत गया कि यहाँ पर स्क्वायर कर एक ऐड कर दिया जा रहा है। तो आपने 9 का देखा, ये भी सही था, तो वही पैटर्न को आपने अप्लाई किया। फिर जब लास्ट में पहुंचे तो देखा अरे इसका भी वही पैटर्न होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर आपने एनालॉजिकल रीजनिंग का यूज करके पैटर्न को पहचाना और उस पैटर्न के बेसिस पे आंसर्स को दे। तो ये रीजनिंग आगे समझ में, ये वाला एग्जांपल। जी सर, धन्यवाद सर। जी, तो आपको क्या करना है एनालॉजिकल रीजनिंग में, और एनालॉजी जब हम लोग के समय तो जब हम लोग पढ़ते थे, जब हमने सीखा था, बहुत ही आसान, मतलब ऐसा कहते थे इसको बहुत इजी हम लोग पता, और आए दिन हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। ये रीजनिंग हमारी डेली लाइफ में, बट हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग उससे ही चल रहे हैं, आए दिन हर चीजें इसी से रिलेटेड, ठंडा हो तो ये हमारे रेगुलर बेसिस की चीजें। अब आता है चौथा, एब्डक्टिव रीजनिंग। एब्डक्टिव रीजनिंग ये वो रीजनिंग का पार्ट होता है जिसमें बहुत ज्यादा कह सकते हो दिमाग है, ठीक है, और जैसे कि आप कह सकते हो जो जैसे हम लोग भेजते नहीं रॉ वाले एजेंट्स को, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग कैसे फॉर्म में आ रहा है, तो ये एब्डक्टिव रीजनिंग है। एब्डक्टिव रीजनिंग में थोड़ा सा अलग सोचते हो और मिक्सअप कह सकते हो, दोनों का मिक्सअप होता है। Inductive reasoning is the style of the reasoning that reason a logical conclusion based on the observation of the group of observation। क्या बात कह रहे हैं कि आप किसी एक चीज को देखकर, कोई एक आपके सामने कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है, आपके सामने कोई एक घटना घट रही है, आप उसको देखकर कर रहे हो, या ढेर सारी घटनाओं को जोड़कर। तो सीआईडी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, आप लोग के समय का ये सीआईडी है। सीआईडी में क्या होता है, या कभी भी कोई आपने देखा पुलिस की एक्टिविटी में क्या होता है, तो पुलिस एक्टिविटी क्या करती है, गवाह ढेर सारे गवाहों को जोड़ती है, सबूतों को इकट्ठा करती है, एंड देन सबूतों और गवाहों के बेसिस पे क्या करती है, वो बताती है कि दिस पर्सन इज कल्प्रिट और नॉट, या कोई पर्सन गुनाहगार है कि नहीं है, ये उसके बेसिस पे। तो एब्डक्टिव रीजनिंग उसी तरह का पार्ट कहा जाता है जहां पर ये सीआईडी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई पर्सन सोचता है मैं एक गाड़ी खरीदूं, अगर खरीदूंगा तो क्या मेरी बजट में तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, या सेविंग्स में दिक्कत, तो जहां पर हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करते हैं, वहां पे एब्डक्टिव रीजनिंग करते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा सोचने के बाद हम उसके कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर डीलिंग कहाँ पर होती है, जहां पर डिटेक्टिव केसेस में, मतलब जैसे कह सकते हो डिटेक्टिव के समय या पुलिस के केस में, इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में, उस टाइप में ये एब्डक्टिव रीजनिंग का यूज होता है। तो ये आपका तीसरा चौथे टाइप का रीजनिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें ज्यादातर आपको बस याद रखना है, थोड़ा डीप एनालिसिस करना पड़ता है इस टाइप की रीजनिंग में, और ज्यादा सोच के उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं। सर इसका एग्जांपल भी बता दो। जी, एग्जाम्पल क्या है, आप जैसे एग्जाम्पल क्या है कि सपोज दैट मैं बता देता हूँ, जैसे कहीं पर मर्डर हो गया है, ठीक है, नॉर्मल कोई, अगर आप मान के चलिए मर्डर हो गया, तो मर्डर हो गया, अब देखिए अगर मर्डर हो गया, वहां पर आपने क्या किया, एक आदमी को देखा, तो देखिए डिडक्टिव रीजनिंग में या इंडक्टिव रीजनिंग की बेसिस पे हम क्या करेंगे, अरे यही चोर है, इसी को पकड़ लो, यही इसी ने खून किया है, इसी को पकड़ लो, नॉर्मल। लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं, मतलब पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो नहीं करता है, वो जाएगा, उसका क्या करेगा, सैंपल देखेगा, उसकी फिंगरप्रिंट्स लेगा, एंड देन फिंगरप्रिंट्स के बाद उसको देखेगा कि वो सबूत मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड देन तब जाकर घुमा फिरा के बताएगा कि फाइनली ये मर्डरर है कि नहीं। तो एब्डक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ढेर सारे मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को
या कभी कभी सिंगल ऑब्जर्वेशन को देखकर भी हो जाता है, जिसमें अगर आपने सुना होगा आई विटनेस। आई विटनेस सुना है? आई विटनेस क्या होता है? गवाह, जो आपको देखी गवाह होता है, सामने से जिसने देखा तो उसने देख लिया, अब सही है। हो सकता है कि आई विटनेस गलत झूठ बोल रहा है तो उसके लिए फिर बाद में वो भी देखा जाता है। सब्जेक्टिव रीजनिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बस बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन को लेकर चलते हैं। ये कोर्स में आपके नहीं कंसीडर करा जाता है, बट मैंने देख लिया, ठीक है, कि कोर्स में है नहीं, लेकिन मैंने बताया। एक और दे रखा है कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग में क्या होता है? कारण और प्रभाव, ठीक है, कि क्या कारण है उसके क्या प्रभाव। अच्छा, कारण के बेसिस पे भी हम लोग प्रभाव देखते हैं। जब कोविड की वैक्सीन बनी होगी तो डायरेक्ट तो पर्सन ह्यूमन के ऊपर नहीं अप्लाई की गई होगी, सबसे पहले उसको जानवर पे अप्लाई किया जाता है। अब जानवर पे भी अप्लाई करने से पहले सबसे ज्यादा सुटेबल अगर कोई जानवर है जिस पे कोई भी मेडिसिन को चेक करना होता तो वो कौन है? जानवर में मंकी, ठीक है, मंकी या चिंपैंजी को ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम लोग को ऐसा कहा ही जाता है कि हम लोग अर्ली ह्यूमन में बंदर या उससे चिंपैंजी को ही फॉलो करते थे, उन्हीं के तरह दिखते। तो इसीलिए जितने भी जो मेडिसिन की जाती है वो चूहे पर, इन सब पर ही जानवर से पहले। तो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब इसमें कारण देखा जाता है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। अगर कोई भी नई योजना सरकार लागू करती है, गवर्नमेंट लागू करती है, तो वो इसके सारे कॉज एंड इफेक्ट देखकर ही करती है कि क्या इसका कारण क्या हो जाएगा, इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? पेड़ का कटना, ठीक है, इंडस्ट्रीज का बढ़ना, पॉल्यूशन, गाड़ियों का बढ़ना। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, आपका बड़ा टेम्परेचर जो हमारे अर्थ का है वो बढ़ता जा रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि हम डिसीजन ले पाते हैं ये इस पे डिपेंड, क्योंकि अगर हमने कोई कारण चुना है तो उसका क्या क्या प्रभाव होंगे वो देखने के बाद भी हम डिसीजन लेते हैं। इसलिए देखिए लिखा है कि डिसीजन मेकिंग में ये सबसे ज्यादा हेल्प करती है, डेली डिसीजन मेकिंग, जो डे टू डे हमारे डिसीजन। जैसे अगर मैं कहीं लेट पहुंचा, अगर मुझे मीटिंग में जाना है और मुझे 9 बजे का टाइम दिया है और अगर मैं 10 बजे पहुंचूंगा तो क्या होगा? एक चीज होगी या अगर मुझे बॉस डांटेगा, सेकंड चीज होगी कि कोई देखेगा नहीं, या कुछ भी जो भी होंगे, तो इसके कुछ इफेक्ट्स देखने के बाद हम क्या करेंगे, वो डिसीजन तक पहुंचेंगे। डिसीजन मेकिंग में हम किसी रीजनिंग का यूज करते हैं। वैसे तो सारी डिसीजन मेकिंग ही रीजनिंग का पार्ट है, बट इसको लेते। तो ये आपकी 5वीं प्रकार की रीजनिंग का टाइप। एक है लास्ट है, इसके बाद आपका रीजनिंग के टाइप बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग नाम में ही आ रहा है, इसको कहते हैं क्रिटिकल, जो बहुत ही ज्यादा जटिल सोच होती है, इसमें हम बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है जब हम कोई फिल्म्स बनाते हैं, ठीक है, मूवीज बना रहे हैं, उसके बाद बुक्स लिख रहे हैं, इन सब में हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा क्रिटिकल सोचना पड़ता है, डीप सोचो। और उसमें क्योंकि अगर उसमें आप जरा सा दिक्कत है, जितने भी कंप्यूटिंग करना, इंजीनियरिंग लेवल में ऐप बनाना, तो ये सारे, और इसमें आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा जटिल सोच रखनी पड़ती है, थोड़ा सा डीप सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर हम डीप नहीं सोचेंगे तो हम कैसे कंपीट कर पाएंगे। अगर सोचिए आज हमारा मोबाइल वही मोबाइल चल रहा होता है कीपैड वाला, तो आज स्मार्ट मोबाइल आ ही नहीं पाते। तो क्या होता है, इसमें कंटिन्यू कंपटीशन होता है, हमें थोड़ा सा हटकर सोचना पड़ता है। तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से, जैसे जो डिजाइनर है या जो पेंटर है वो क्या करता है, इमेजिनरी आर्ट्स को शो करता है, उसमें बहुत ज्यादा वो सोचता है, समझता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ आर थिंकिंग जिसमें हमें थोड़ा सा डीप सोचना है, क्रिटिकल सोचना। तो ये आपके रीजनिंग के कुछ क्या होते हैं, बेसिक टाइप्स होते हैं जो इसमें हम लोगों ने पढ़े। इसमें पहला था डिडक्टिव, दूसरा था इंडक्टिव, तीसरा था आपका एनालॉजिकल, चौथा था इंडक्टिव और पांचवा आपका कॉज एंड इफेक्ट, और फिर इसके बाद छठवां क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसमें से कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। ये सिर्फ ये समझ लीजिए मैथ यूनिट के लिए सिर्फ ऊपर है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आना है, सारे सॉल्विंग में आने हैं, लेकिन इसका यूज हमें नेक्स्ट यूनिट में देखने को मिलेगा।
तो उसमें कुछ भी है तो बताइए, फिर आगे हम लोग पढ़ते। कोई दिक्कत? एक बार आप सॉर्ट सारी मैं इसको मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इसको अभी इसके बाद यानी तो कल मैं इसको हिंदी में भी थोड़ा दे दूंगा। जैसे इसमें आपको इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव को अगमनात्मक तर्क कहते हैं या आगमन नॉर्मल कहते हैं, और उसको निगमनात्मक कहते हैं, तो ये भी मैं दे दूंगा हिंदी में। थोड़ा सा सुनोगे ना तो थोड़ा सा ऐसे है हिंदी ठीक है, लेकिन जब उसको सुनोगे जो पढ़ता है हिंदी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब सुनोगे तो थोड़ा सा वैसा कंफ्यूजन वाले वर्ड बनते हैं, इसलिए सुनने में ये इंग्लिश में थोड़े से ठीक लगते हैं। बाकी मैं हिंदी का भी प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, क्या कह रहे थे जी, बताइए जी, क्या कह रहे थे? कोई कुछ कह रहा था? जी सर ठीक है, समझ लेंगे हिंदी में थोड़ा, अभी तो सब ऊपर से मैं भेज दूंगा चेतन जी, कोई दिक्कत। ये देखिए इसको नहीं, अभी मैं मैच जब कराऊंगा उसको ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हिंदी दे दूंगा, ठीक है? और जब अगले यूनिट तक पहुंचेंगे तो इसका हिंदी वाला उसमें आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैथ में आता तो जनरली हमने इसको इंग्लिश में रखा, बट मैं आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करूँ, ठीक है? और देखिए ऊपर से इसलिए जाएगा, आप एक बार समझना ध्यान जाकर, या जो वीडियो है रिकॉर्डिंग उसको एक बार सुनिए, तब थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है चेतन जी? प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं हूँ यहाँ पे, ओके? जी सर। चलिए अब बात करते हैं सीरीज। सीरीज होती क्या है, तो इसके लिए हम लोग एक अलग स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं। सीरीज में सीरीज मतलब होता है श्रेणी। तो श्रेणी, अब श्रेणी कैसे बनती है, कोई पैटर्न कैसे बनता है, वो हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए, तो जनरली हम सीरीज में एक पैटर्न बनाते हैं। वो पैटर्न किसका हो सकता है? मे बी आपका नंबर्स का भी हो सकता है, मे बी आपका लेटर्स का भी हो सकता है, मे बी आपका अल्फा न्यूमेरिक मतलब बोथ नंबर और लेटर, अक्षर और संख्या दोनों को मिलाकर करा जा सकता है। तो सीरीज का मतलब आपके सामने जो पैटर्न देखने को आता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। एक सेकंड में जो इसमें समझा। अब यहाँ पे आपको मैं सीरीज, तो सीरीज में हम लोग अगर देखें तो कोई भी सीरीज आ सकती है आपकी। जैसे मैं अगर 2, 4, 5, 6 एक नॉर्मल, तो सीरीज एक क्या हो गई, श्रेणी टाइप की हो गई। अब श्रेणी कैसी है, आपकी नंबर की है, नंबर की जगह पे आप इसको लेटर की भी लिख सकते हो, ठीक है? लेटर वाली सीरीज कैसी आएगी, जैसे ए बी सी डी। मिक्स वाली कैसी आएगी, जैसे ए आ गया फिर 1 आ गया, फिर बी आ गया फिर 2 आ गया। तो ऐसे करके क्या बनता है आपका सीरीज देखने को। और इस सीरीज के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हमारे मैथ में सीरीज का ही सारा खेल। अब सीरीज में आपसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा? सबसे पहला पूछेगा मिसिंग नंबर क्या है, ठीक है? मिसिंग मतलब कोई लुप्त हुई संख्या होगी, आपको उस संख्या को पहचानना। ऐसा होगा, मैं देखिए आपके सामने क्वेश्चन 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क 12। अब यहाँ पे बोलेगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो फिर इसमें रीजनिंग का यूज करना है, हमें पैटर्न देखना है, पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है। अब आपने देखा कि यहाँ पर डबल हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, 2-2 ऐड होता जा रहा है, तो इसमें 2 ऐड हुआ फिर 2 ऐड हुआ, तो आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क पे 10 आ जाए। तो सीरीज ऐसी, बट इतनी आसान नहीं आएगी, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। हमेशा स्टार्ट बेसिक से करते हैं और फिर बेसिक से थोड़ा हाई की तरफ बढ़ते हैं। तो सीरीज में आपके सामने 3 प्रकार की सीरीज देखने को मिल सकती है। द फर्स्ट सीरीज इज दैट, जो कि नंबर सीरीज होगी, जिसमें संख्या आपको गिवन है। सेकंड वन इज दैट लेटर सीरीज। आपको क्या होगा, इसमें लेटर देखने को मिले। अब लेटर के फॉर्म में क्या होगा, जैसे ए दे देगा, उसके बाद जेड दे देगा, फिर बी दे देगा, उसके बाद वाई दे देगा, इस तरीके से सी दे देगा और पूछेगा आगे क्या है। तो आपको यहाँ पैटर्न पहचानना है। आपने देखा एक आगे का लेटर है तो एक पीछे का लेटर है, एक
फिर सेकंड, तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। चुराना नमकीन या तन की दे दी। तो सीरीज में आपको देखना है कि किस तरीके से आपको सीरीज देख। अब नंबरिंग सीरीज बहुत सारे प्रकार की हो जाती है। जो हमारी संख्या की सीरीज है, नंबर सीरीज है, वही बहुत सारी बन जाती है। जैसे सबसे पहले इसमें सीरीज में आता है जिसमें ऐड करके नंबर चलते हैं। नॉर्मली सिर्फ हम कुछ नंबरों को ऐड करते हैं और उस ऐड नंबर के बेसिस पे हम पैटर्न को पहचानते हैं। जैसे पहला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मुझे बताना है इसमें क्या, 3 लिखा, 6 लिखा, 9 लिखा, ठीक है, इसके बाद 12 लिखा। अब बताइए आगे क्या आएगा नंबर। ये 3 प्लस होते जा रहा है, 15 12 3 15 हो जाएगा। 15 आएगा, 18 ठीक ठीक, बिल्कुल सही, एक ने बता दी 15 18। अभी क्या देखते हैं इसमें नॉर्मल 3 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो एक 3 का टेबल भी, 3 का टेबल चल रहा है, 3 का यस सर, वाला चल रहा है। 15 तो हाँ, आप देखते हो कि सिंपल एक नंबर ऐड करके भी बन सकता है। दूसरा, अभी मैं यही सीरीज बनाता हूँ, मुझे बताइएगा, ठीक है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा नंबर, 80 77 74। अब नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 71 68। अब इसमें आपने क्या देखा कि वही नंबर सब्ट्रैक्ट हुए। तो आप देख सकते हो कि अभी देखिए मैं बता रहा हूँ सेम नंबर हो रहा है, अभी हम इसमें घुमा देते हैं, अभी हम सेम नंबर कर रहे हैं, अभी आगे चल के और नंबर ऐड हो जाएंगे, वो आपको पैट। तो आपने देखा कि रीजनिंग क्यों इसके पहले सबसे पहले टॉपिक में रखा गया, क्योंकि वो रीजनिंग की मदद से ही आज हम सोच पा रहे हैं। तो इसलिए याद रखिए जो छोटा सा टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग, वो इसी के लिए था, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, सोचा, हमने पैटर्न को देखा, एनालॉजिकल रीजनिंग इसमें अप्लाई करी, एंड देन तब आज जाके हम अभी क्वेश्चन को सोल्व करता है। और लेकिन हम तो सोच रहे, तो हम सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उसी का पार्ट है और उसी की तरह हम लोग। अच्छा, हम एक आपके सामने लिखते हैं, आप मुझे बताना है इसमें क्या हो। अब इसमें मैं समझाया नहीं, लेकिन आप करोगे तो सोच लो। चलिए, इसमें मुझे बताइएगा कि आगे के नंबर क्या होंगे, बताइए। ये 3 आगे के नंबर क्या होंगे। नेक्स्ट 12 होगा, एक एक करके 13 होगा, 13 सर, 13 के बाद 18 होगा, 19 13 19, देन उसके ऐड 7 प्लस कर देंगे, देन तो आपने पैटर्न क्या लगा इसमें बता सकता है कोई, क्या पैटर्न लगा है। +1 +2 +1 हर लेवल पे। सिंपल, नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले 1 ऐड किया, फिर देन 2 ऐड किया, देन 3 ऐड किया, एंड देन सो ऑन 4 5 6 7। तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा एक नंबर को नहीं मैंने ऐड किया, इसमें नंबर्स का बदल गया। तो आपने देखा कि पैटर्न किस तरीके से बनते, शायद इसीलिए कोई भी पेपर के एग्जाम में जाओ, मैं आपका इसका यूनिवर्सिटी नेट की बात नहीं करते हैं, आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, एवरी पेपर, किसी के भी पेपर में जाओ, तो आपको ये सीरीज का पैटर्न दिखता है कि बहुत पैटर्न्स अलग अलग बन जाते हैं। अब जैसे एक पैटर्न में लिखता हूँ, मुझे बताना है इसमें क्या शब्द है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मुझे बताइए, ठीक है, अब बताइए इसमें क्या चल रहा है, ये कौन सा पैटर्न है, इसमें क्या होगा नेक्स्ट नंबर। तो पहचान पाया, 0 1 2 3 4 जी सर, 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 5 2 3 5 और 5 3 5 3 8 5 2 yes तो 8 हाँ, 5 8 5 13, वेरी गुड। तो आपने क्या देखा कि ये फिबोनाची सीरीज कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस नंबर को ऐड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, उसके पीछे वाले नंबर को ऐड करके चले जाते हैं, मतलब जो भी नंबर आगे आएगा उसके प्रीवियस नंबर को ऐड करके बनेगा। और ये कई बार अच्छा इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, आप उठा के अपने प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छा पैटर्न होता है और समझ में भी आता है। ऐसी तरीके से एक पैटर्न और मैं लिखता हूँ, आप ये बताइएगा मुझे क्या लगता है। सर इसको वापस बताइए, समझ में नहीं आया। फिर से बताता हूँ, चलिए। जैसे
ठीक है, आपको देखना है कि किस हिसाब से हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ। सर टाइम हो गया है। ओके, टाइम हो गया 1 सेकेंड, बस 2 मिनट और। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें चेतन जी क्या करना था, अब पहला नंबर तो आपको देगा ही देगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, अब पहले नंबर में अगर मैं 0 को प्लस करूँ और इसके पीछे हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं 0, तो 1 बना, सेकंड वाला नंबर उसमें ऐड करने का। अब जो ये नंबर आया ये कैसे ऐड हुआ, जब हमने 1 में 1 को ऐड किया तो 2 बन गया, 2 में जब 1 को ऐड किया तो 3 बन गया, 3 में जब 2 को ऐड किया तो 5 बन गया। इसी तरीके से 5 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में 5 को करेंगे तो 13 बनेगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, प्रीवियस वाले नंबर को, उसके जो पिछला नंबर है उसको ऐड करते चल रहे हैं, तो आगे के नंबर पैटर्न बनते चले। आगे समझ में चल जाएगी। जी इसको सर। लोग नॉर्मली फिबोनाची सीरीज कहते हैं, या कह सकते हो पिछले वाले नंबर्स को जोड़ते हुए आगे की श्रृंखला को बनाना। तो इस तरीके से सीरीज बहुत सारी होती है, जैसे कि स्क्वायर नंबर की सीरीज होती है, स्क्वायर में जिसपे वर्ग हम लोग जोड़ते चलते हैं, जैसे मैं कहूँ 0, 1, 4, 9। जानते हैं भाग संख्या क्या होती है? जी सर। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या है? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताइए। सर जो खुद से और 1 से डिवाइड Those number who divided by their self. हाँ, तो जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो क्या होगा सेल्फ होगा उससे, और दूसरा क्या होगा 1। 2 ही फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? क्या 1 से स्टार्ट होते? 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं कहा जाता? इसका रीजन बताइए। क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ फैक्टर एक ही है ना, 2 नहीं। और स्टार्टिंग इसीलिए कहाँ से होती है? 2 से प्राइम नंबर की स्टार्ट होती है, और 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर आपको काउंटिंग में नहीं मिलेगा, जो सम अभाज्य संख्या हो। क्यों? क्योंकि सारे नंबर तो 2 से ही डिविजिबल हो जाएंगे, जितने भी सम संख्या होंगी जितने भी इवन होंगे। 2 एक लौता, एक लास्ट, मतलब कह सकते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे आपको ऑड मिलेंगे, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, ये सारे आपके इवन प्राइम, वो ऑड प्राइम नंबर है, बाकी एक ही है। ठीक है, कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी सीरीज से कल से हम लोग चालू करेंगे और रेगुलर इसी टाइम पर हम लोग मिलेंगे। और बाकी जो आज की क्लासेस में या सिलेबस में किसी को कोई दिक्कत होगा तो कल आके मुझसे जरूर पूछें, ठीक है, पूछेंगे तभी जानेंगे। और कोई कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आज का भी समझ में आया जहाँ तक पढ़ाया? यस सर। Yes sir. अच्छा हाँ, कहीं भी कुछ भी आपको लगे अपना समझ के बताना कि सर ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो बताइए सर, हम लोग सब लोग एक ही करेंगे, ठीक है, कोई इस पे बोलिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। सभी को शुभ रात्रि, ख्याल रखिए सभी लोग। थैंक यू सर। धन्यवाद।